प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे यौन संचारित रोगों के बारे में। मतलब ऐसे रोग जो मैथुन क्रिया के द्वारा संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। इसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहा जाता है, एसटीडी। एसटीडी शॉर्ट में एग्जामिनेशन में आ सकता है खाली, एसटीडी क्या है? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाता है इसको, यौन संचारित रोग, या इसको रतिज रोग भी कहते हैं, वेनरल डिजीज, यानी रति क्रिया, मैथुन क्रिया को रति क्रिया भी बोलते हैं। तो उसके द्वारा जो रोग फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसको रतिज रोग भी कहते हैं, या इसको वीडी भी कहा जाता है, वेनरल डिजीज। एंड थर्ड क्या है कि ये जनन मार्ग संक्रमण, आरटीआई इसको कहा जाता है, जनन मार्ग में संक्रमण हो जाएगा, या इसको एसटीआई भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता है। मेन वही उद्देश्य है कि यह जो रोग फैलता है वह आपको मैथुन द्वारा यानी यौन क्रिया के द्वारा एक दूसरे में ये फैलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं, किसको कहा जा सकता है? तो मैथुन द्वारा संचारित होने वाले रोग, मैथुन द्वारा संचारित होने वाले रोग, संचारित होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? सामूहिक तौर पर एसटीडी या वीडी या आरटीआई या एसटीआई कहलाते हैं। तो होने वाले रोग सामूहिक तौर पर, ये जो है सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग, ये सामूहिक तौर पर कहलाते हैं एसटीडी, एसटीडी या वीडी या आरटीआई, आरटीआई कहलाते हैं। तो यह हो गया आपका डिफिनीशन कि मैथुन द्वारा संचारित होने वाले रोग। अब कौन सा ऐसा रोग है जो इस क्रिया के द्वारा फैलते हैं, किस जीव से फैलते हैं, उनको ठीक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, और वह जो रोग है क्या केवल जनन मार्ग को ही संक्रमण करते हैं या नहीं करते हैं। तो माने कोई इसमें ऐसा भी रोग होगा जो यौन संचारित होगा लेकिन वह जनन मार्ग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्फेक्टेड नहीं करेगा, वो सब भी हम लोग देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले इसमें ये तो हो गया, हम देखते हैं एक चार्ट बना करके इसका स्टडी करते हैं। ये क्रम संख्या हो गया, ये जो हो गया उस नाम हो गया, किसका नाम? इस रोग का नाम। इसके बाद ये किस जीव से फैलते हैं, यानी कॉजेटिव एजेंट यानी पैथोजेंस। पैथोजेन का मतलब हो गया रोग कारक जीव, यानी किस जीव से ये फैलते हैं, इसको पैथोजेन कहा जाता है। उसके बाद ये जो है ये जो रोग है आपको उपचार योग्य है कि नहीं है, तो ये उपचार योग्य, ये जो रोग है हम अलग अलग रोग देखेंगे। एक हो जाएगा उपचार रहित, उपचार रहित। उसके बाद इसमें से कौन सा रोग है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो है ही और वो जनन मार्ग को ही इन्फेक्टेड करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे एसटीआई, एसटीडी। कौन सा इसमें एसटीडी है, थोड़ा सा इसमें अब कन्फ्यूजन होगा लेकिन क्लियर हो जाएगा। और कौन सा है कि आरटीआई, कौन सा है कि आरटीआई है। तो देखिएगा सब एसटीडी होगा लेकिन दो ऐसे डिजीज होंगे जो आरटीआई होंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि जितने भी डिजीज हैं सब एसटीडी है, नॉट आरटीआई। अब जैसे फर्स्ट है डिजीज, पहला डिजीज है जिसका नाम है दिया हुआ सिफिलिस। सिफिलिस, सिफिलिस ये ऐसा रोग है जो जीवाणु से होता है,
बैक्टीरिया से, ये जीवाणु से फैलने वाला रोग है सिफिलिस। यह ठीक किया जा सकता है। कब ठीक किया जा सकता है? जब शुरुआती अवस्था में पहचान लिया जाए इस डिजीज को और उचित इलाज इसका कर दिया जाए, तो ये उपचार योग्य हैं। अब ये चिन्ह लगा रहे हैं, इसका मतलब कि इनका उपचार किया जा सकता है। कब? जब पहचान लिया जाएगा शुरू में और प्रॉपर इसका इलाज होगा। तो ये उपचार रहित नहीं हो गया, मैंने इसको उपचार किए। उसके बाद यह जो है एसटीडी का मतलब कि ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मैथुन क्रिया के द्वारा होते हैं, तो ठीक है, ये मैथुन क्रिया के द्वारा होते हैं। उसके बाद ये किस अंग को इफेक्ट करते हैं, कौन से अंग इफेक्टेड होते हैं? तो यह हो गया आरटीआई, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्शन करते हैं। तो देखिए ये आरटीआई हो गया, समझ गए? यानी यह सिफिलिस जीवाणु के द्वारा होते हैं, इनको ठीक किया जा सकता है। और ये एसटीडी है, मतलब कि यौन संचारित रोग है। और ये हमारे जो आरटीआई यानी जो जनन मार्ग संक्रमण, जनन मार्ग में को ये संक्रमित कर देते हैं। दूसरा डिजीज यहाँ देख लीजिए, दूसरा रोग है जिसको कहते हैं गोनोरिया। गोनोरिया जो रोग है ये भी आपको जीवाणु से होने वाला है, ये भी बैक्टीरिया से होता है गोनोरिया, और इसको भी ठीक किया जा सकता है। ठीक, इसको भी ठीक किया जा सकता है। तो उपचार रहित काट दिए। कब ठीक किया जा सकता है? जब शुरू में ही इस रोग की पहचान हो जाए और इसका प्रॉपर इलाज हो। उसके बाद ये भी यौन संचारित यानी मैथुन क्रिया के द्वारा संचारित होंगे, और ये भी आपको जो जनन मार्ग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको संक्रमित कर देते हैं। तो दो हो गया यहाँ पर जीवाणु के द्वारा। तीसरा हो गया क्लेमीडिया। तीसरा डिजीज है जिसको कहते हैं क्लेमीडिया। थर्ड क्लेमीडिया, ये भी एक तरह का यौन संचारित रोग है। यह भी आपको जीवाणु के द्वारा होता है, अलग जीवाणु, सबका अलग अलग जीवाणु है। इसको भी ठीक किया जा सकता है। ये अगर हो जाता है तो इसको भी ठीक किया जा सकता है। कब? जब इस रोग की पहचान पहले ही हो जाए, शुरू में हो जाए, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। तो ये हो गया। उसके बाद एसटीडी है। एसटीडी का मतलब सारा रोग जो है एसटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, तो ये एसटीडी हो गया। और ये जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही इफेक्ट करेगा, जनन मार्ग को ही इफेक्ट करेगा। ठीक, तो ये 3 डिजीज हो गया जीवाणु वाला। अब हम लोग देखेंगे एक डिजीज ऐसा है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है उसको कहते हैं ये ट्राइकोमोनियासिस बोला जाता है उसको। तो 4th डिजीज है ट्राइकोमोनस्ता। यह आपको प्रोटोजोआ से होता है, जैसे अमीबा होता है प्रोटोजोआ, उसी तरह से इसी का दूसरा भाई है जो इस रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन क्रिया के द्वारा यानी कोपुलेशन क्रिया के द्वारा, इंटरकोर्स क्रिया के द्वारा, ये इनको भी ठीक किया जा सकता है। ये भी डिजीज उपचार योग्य हैं अगर पहले ही पहचान में आ जाए तो। उसके बाद उपचार योग्य हैं। उसके बाद ये भी एसटीडी है और ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इफेक्टेड करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोटोजोआ का हो गया। उसके बाद एक डिजीज और है, प्रोटोजोआ का एक ही डिजीज है इसमें। 5वां डिजीज है जिसको जननिक मस्सा कहा जाता है, जेनाइटल वार्ड्स, जननिक मस्सा। ये डिजीज जो है ये विषाणु के द्वारा होता है, वायरस, ये विषाणु के द्वारा होता है और इनको भी ठीक किया जा सकता है। मस्सा टाइप का होता है, हल्का सा जनन अंग में मांस बन जाते हैं, तो उनको भी ट्रीट किया जा सकता है। और ये भी आपको एसटीडी है और आरटीआई है। ये भी आपको एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, और ये भी जनन अंगों पर मस्सा हो जाता है तो संक्रमण कर दिया।
अब देखिएगा नेक्स्ट जो डिजीज है जिसको कहते हैं जननिक मस्सा के बाद है जननिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पिस। जननिक परिसर्प कहा जाता है, जेनेनिक्स परिसर्प को जेनाइटल हर्पिस कहा जाता है। ये भी किसके द्वारा होते हैं? तो विषाणु के द्वारा होता है, ये भी वायरस के द्वारा होता है, लेकिन इसका उपचार नहीं है। ये जेनाइटल हर्पिस को ठीक नहीं किया जा सकता है, यानी ये उपचार रहित है, ठीक ना, यानी इसको ठीक नहीं किया जा सकता, उपचार योग्य नहीं है, यानी ये उपचार रहित है। उसके बाद यह जो है आपको एसटीडी भी है, सेक्स के द्वारा ये ट्रांसमिटेड होते हैं, और ये हमारे रिप्रोडक्टिव अंग को भी, जनन मार्ग को भी संक्रमित करते हैं, तो आरटीआई भी हो गया। इसके बाद 2 डिजीज और है। ये डिजीज जो है आपको जननिक परिसर्प हो गया। इसके बाद है ये यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी, यकृत शोथ बी कहा गया है इसको, यकृत शोथ बी, यानी इसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं। ये भी किनके द्वारा होते हैं? तो विषाणु होता है, एक विषाणु होता है, उसके द्वारा ये यकृत शोथ भी होता है। इसको भी ठीक नहीं किया जा सकता है, यानी ये उपचार रहित है। उसके बाद ये एसटीडी हैं, एसटीडी हैं, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, प्लस ये ब्लड के द्वारा भी ट्रांसमिटेड होते हैं। ब्लड के द्वारा मतलब एक सिरिंज से दूसरे सिरिंज को दे देंगे तो ब्लड में भी इसके वायरस रहते हैं और वो आपको चले जाते हैं। तो ये आरटीआई नहीं है। आरटीआई का मतलब कि ये हमारे जनन अंग को संक्रमित नहीं करते हैं, ये हमारे लीवर को संक्रमित करते हैं। यकृत, यकृत माने लीवर होता है। तो यह रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, यानी एसटीडी है, लेकिन ये आरटीआई नहीं है, मतलब कि ये जनन मार्ग को संक्रमित नहीं करता है। और एक सबसे जो खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है आपको HIV। HIV जो है, या इसी को एड्स कहते हैं। यह जो एड्स है यह भी विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। इसको भी ठीक नहीं किया जा सकता है, उपचार योग्य नहीं है, उपचार योग्य नहीं है, यानी ये उपचार रहित है, ठीक। उसके बाद ये भी सेक्सुअली इंटरकोर्स के द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं, तो ये एसटीडी हो गया, क्लियर। लेकिन यह भी आरटीआई नहीं है, यानी यह जो हेपेटाइटिस एड्स है ये हमारे जनन अंगों में संक्रमण नहीं करते हैं, ये हमारे ब्लड में जो WBC होता है, जो एंटीबॉडी बनाता है, उसको मार देते हैं, जिसके कारण दूसरा रोग हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर कर देता है। ये जनन अंग को प्रभावित नहीं करता है ये, और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, प्रतिरक्षी तंत्र, जिसके कारण दूसरे बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाले जो बीमारी है, जैसे निमोनिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा, उसी से ये पेशेंट मर जाएगा। शरीर कमज़ोर हो गया तो ये हमारे शरीर को कमज़ोर कर देते हैं, इसलिए ये भी आपको आरटीआई नहीं है। तो कह सकते हैं कि ऑल एसटीडी, ऑल आरटीआई आर एसटीडी, बट ऑल एसटीडी आर नॉट आरटीआई, यहाँ पर इसको कहा जा सकता है। तो ये आपको क्या हो गया, ये डिजीज का नाम हो गया, कौन से जीव इसमें होते हैं और इसका ये लक्षण है। ये आसानी से याद करने लायक ये बना दिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका लक्षण क्या होता है, इस रोग का कौन कौन से लक्षण होते हैं, प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं और गंभीर स्थिति में क्या लक्षण हो सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो यौन संचारित रोग होते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं। तो जैसे लक्षण जो हो गया, इसके लक्षण, यौन संचारित रोग के लक्षण, तो शुरुआत में इसका जो लक्षण होता है हल्का फुल्का होता है, कम होता है। तो शुरुआत में लक्षण हल्के फुल्के होते हैं,
हल्के फुल्के होते हैं शुरुआत में लक्षण। और क्या होते हैं, तो वो कौन सा ऐसा लक्षण है जो हल्का फुल्का होता है? तो जैसे पहला लक्षण हो जाएगा इसमें गुप्तांग में खुजली। गुप्तांग में खुजली माने जो जनन अंग होगा उसमें इचिंग, खुजली होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन करेगा। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे अब उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको नोचना शुरू करेंगे, खुजली होगा तो उस अंग से तरल स्राव आना शुरू हो जाएगा, हल्का सा लिक्विड आना शुरू हो जाएगा। तो तरल स्राव आना, उसके बाद जब तरल स्राव आने लगेगा तो उस अंग में सूजन हो सकता है ना। अंग में, गुप्तांग में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग, सूजन हो जाएगा। और सूजन हो जाएगा तो उसमें हल्का सा दर्द भी होगा, हल्का दर्द भी। तो ये सब प्रारंभिक लक्षण है इसके। धीरे धीरे यही लक्षण बढ़ते चले जाएंगे, इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो हमारी ये जनन अंगों में घाव उत्पन्न कर सकते हैं और उसके कारण अब पस आना, ये सब बीमारी बढ़ जाएगी, दुर्गंध आना, ये सब हो जाएगा और हमारी जनन मार्ग खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए वही प्रॉपर हाइजीन है बना हुआ। अब कहता है कि ये जनरल हो गया, मेल और फीमेल दोनों में ऐसा हो सकता है लक्षण, लेकिन कुछ संक्रमित जो फीमेल होंगी उसमें ये अलक्षणी हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, बिना लक्षण के। अब माने कि ये सब हल्का फुल्का लक्षण हुआ तो वो किसी कारण से उसको क्या किया, दबा देगा कि चलो ये इसी कारण से हुआ होगा। तो ये सामाजिक कलंक के डर से कुछ स्त्रियां इस प्रकार के लक्षण को दबा देती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे यह लक्षण बृहद रूप ले लेता है, जटिल हो जाता है उस स्त्री में। और वो जटिल हो जाएगा तो उससे दूसरे लक्षण प्रकट हो जाएंगे, इसकी जटिलता के कारण गंभीर हो जाएगा। और वो गंभीरता क्या हो जाएगी कि श्रोणी सोथज रोग हो जाएगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएगा। पेल्विक का मतलब ये कमर का जो क्षेत्र होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगा, दर्द, कमर में दर्द होना शुरू होगा। तो लोग कहेगा कि किसी दूसरे के कारण हो रहा है, लेकिन यही जो बैक्टीरिया है, वायरस है, ये जनन अंगों में अंदर चला जाएगा और अंदर में जा करके वहाँ पर इन्फ्लेमेशन करेगा। दूसरा क्या कर सकता है, गर्भपात करा सकता है, ये एबॉर्शन करा सकता है, समय से पहले जो है वो बच्चे का जन्म करा सकता है। ये जब जटिल हो जाएगा तब, इस रोग को शुरू में नहीं पहचान किए और उसका उपचार नहीं किए तो ये धीरे धीरे गंभीर स्थिति ले लेगा। उसके बाद मृत शिशु जन्म हो सकता है, इसमें मरा हुआ शिशु जन्म उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद अस्थानिक सगर्भता हो सकती है। अस्थानिक सगर्भता का मतलब हो गया कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको कहा जाता है, यानी गर्भाशय में बच्चे का नव विकास हो करके दूसरे किसी पार्ट में होना शुरू हो जाएगा, जैसे फैलोपियन ट्यूब में ही वो जो है बच्चा वो विकसित होने लगेगा, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। गर्भाशय में नहीं होगा, यूटेरस में नहीं होगा, वो फैलोपियन ट्यूब में जहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ है वहीं पर बढ़ना शुरू कर जाएगा, तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा। उसके बाद यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी भी कर सकता है, ये बंध्यता उत्पन्न कर सकता है। और क्या कर सकता है, जनन मार्ग में कैंसर कर सकता है ये गंभीर स्थिति में। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको कि ये तो हो गया शुरुआत के लक्षण, लेकिन अब यहाँ देखते हैं उसके बारे में कि जो संक्रमित स्त्रियां होती है, संक्रमित स्त्रियां बिना लक्षण के हो सकती हैं, बिना लक्षण के हो सकते हैं। और यह जो बिना लक्षण के होगा ये सामाजिक कलंक के डर से ऐसा हो सकता है। जो सामाजिक कलंक माने लोग क्या कहेगा कि इसको जनन अंग में खुजली हो रहा है, तरल स्राव आ रहा है, इसलिए वो दबा देते हैं। जो सामाजिक कलंक के डर से जटिल हो जाती है, और ये जटिल हो जाती है एवं गंभीर लक्षण प्रकट करते हैं। अब कौन से वो गंभीर लक्षण हैं जो कि
कुछ दिन बीतने के बाद वो दिखाई देगा। तो पहला लक्षण है श्रोणि सोथज रोग हो जाएगा। श्रोणि सोथज रोग, यानी इसको PID भी कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी पेल्विक रीजन में दर्द होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, गर्भपात, एबॉर्शन हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है, तो मृत शिशु जन्म, मरा हुआ बच्चा जन्म ले सकता है, मृत शिशु जन्म। उसके बाद क्या हो सकता है, अस्थानिक सगर्भता, यानी गर्भाशय के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर गर्भ का विकास होना शुरू हो जाएगा। अस्थानिक सगर्भता होना हो सकता है। उसके बाद और क्या लक्षण हो सकते हैं इसके गंभीर स्थिति में, तो मृत शिशु जन्म तो हो ही गया, बांझपन हो सकता है, बंध्यता हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें, तो हो जाएगा आपको ये जनन मार्ग का कैंसर भी हो सकता है, जनन मार्ग का कैंसर, जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। तो ये सब जो है लक्षण है जब स्त्रियां अलक्षणी रहेंगी, बिना लक्षण के रहेगा या लक्षण को दबा देंगे तो धीरे धीरे वह लक्षण गंभीर हो जाएगा, और गंभीर होकर के ये सब उसमें बीमारी समझिए कि लक्षण दिखाई देने लगे। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। STD से बचाव, क्योंकि बचाव अगर कर लेते हैं तो ये रोग नहीं होगा, तो पहले ही हमको जानना चाहिए कि कैसे बचाव होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं STD से बचाव करने का क्या उपाय किया जा सकता है। तो STD से बचाव करने के लिए जैसे जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, भारत सरकार का जो कार्यक्रम है, इसमें इस प्रकार के जो रोग होते हैं इसके उपचार के लिए, जांच के लिए या इससे बचाव के लिए जो जागरूकता होना चाहिए, पोस्टर, बैनर या संचार माध्यम के द्वारा ये सब समय समय पर दिए जाते हैं, उसमें उसकी प्राथमिकता दी गई है। यानी यह जो रोग होते हैं वह आपको 15 से 24 वर्ष के जो आयु वाले होते हैं उनमें ये ज़्यादातर देखा गया है। ये जो रोग है 15 से 24 वर्ष वाले में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि 15 से 24 वर्ष वाले जो टीनेजर्स होते हैं उसमें कुछ जानकारी के अभाव में, कम जानकारी के कारण वे यौन जो जनन स्वास्थ्य है, यौन संबंधी, उसको केयर नहीं करते हैं, जिसके कारण कुछ गलत निर्णय, गलत कदम उठा लेते हैं और इस प्रकार के रोग से वो संक्रमित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के रोग से संक्रमित हो गए हैं तो उसमें घबराना नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इस प्रकार के रोग होते हैं तो पहले ही हम जानकारी रखेंगे इसके बारे में। इसीलिए आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि क्या उसका उपाय किया जाना चाहिए। तो जैसे STD से बचाव करना है तो ये सब 2-3 नियम है जिसका पालन हमको करना चाहिए, और पालन करने से ये क्या हो जाएगा, बचाव हो सकता है। अब जैसे किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं रखना है। जो यौन संबंध करने वाले जो साथी हैं वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, किसी अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं करने चाहिए, जिसके कारण, चूँकि ये यौन संबंध से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। दूसरा है कि मैथुन के समय हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कंडोम ही ऐसा एक रोध है जो एक तो गर्भ निरोधक है, यानी अनचाही संतान से बचा सकता है, और दूसरा है कि जो ये STD है, जो यौन संचारित रोग है, इससे भी ये बचाव कर सकती है। तो कंडोम का इस्तेमाल करने से 2 चीज़ का फायदा हो जाता है। एक, अनचाही संतान यानी नहीं चाहिए संतान तो उससे बच सकते हैं, और जो
यौन संचारित रोग है, ये सब बीमारी जो अभी हम लोग 6-7 देखे हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। उसके बाद अगर कोई इस तरह का जो प्रारंभिक लक्षण में देखे हैं कि गुप्तांग में खुजली होना, तरल स्राव आना, दर्द होना, ये सब टाइप का अगर लक्षण आ रहा है तो तुरंत जो है इलाज हेतु और जांच हेतु, पहले जांच होगा उसके बाद इलाज हेतु जो योग्य डॉक्टर हैं, यानी झोला छापने से नहीं, योग्य डॉक्टर से सलाह ले और मिल करके उनसे उपचार कराएं। तो इस तरह से ये जो है यौन संचारित रोग समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बंध्यता क्या होता है और उस बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी क्या होता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है।